गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज देखा जाएगा भारत के प्रमुख झीलों को। ठीक, जहाँ से क्वेश्चन हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, तो झीलों में बच्चों हम लोग दो तरह से झीलों को पढ़ा जाएगा। ठीक, पहला जो मेथड होगा हमारा, पहला जो स्टेप होगा हमारा, वो होगा मैप के द्वारा। ठीक, कौन से झील कहाँ पे स्थित हैं हम लोग मैप से उसको क्लियर करेंगे। और मैंने बराबर बोला है कि अगर हम लोग मैप देखते रहें भारत का तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग की तैयार हो जाएंगी। भारत का सामान्य परिचय जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें यह बात बोला था, ठीक है, कि रूम में हमारे मैप होना चाहिए, इंडिया का, वर्ल्ड का, ठीक है, मैप होना चाहिए और मैप को देखते रहना चाहिए। तो हम यहाँ मैप के द्वारा सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे पीपीटी में। और जब पीपीटी में आएंगे, ठीक, तो हम लोग देखेंगे उन झीलों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। जैसे अगर मैंने जम्मू कश्मीर में बताया कि वहाँ पे वुलर झील है, तो ये बात तो पता चल गई कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील, परंतु क्या उससे कोई विशेष तथ्य जुड़ा हुआ है? ठीक, कोई स्पेशल फैक्ट उससे जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। तो क्या? मीठे पानी की, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक, तो ये इस तरह से कुछ हम लोग को बच्चों क्या करने हैं, फैक्ट भी देखने हैं। ठीक है, फैक्ट भी देखने हैं। तो वो फैक्ट हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा? हम लोग को देखने को मिलेगा पीपीटी में। ठीक, पहले हम लोग क्लियर करेंगे एक एक झील का लोकेशन। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने मैप में पहले। ठीक है, मैप में आ गए हम लोग। ठीक है, ये हमारे सामने बच्चों मैप है और संभवतः क्लैरिटी जो है ठीक होगी। ठीक, हाँ, ठीक, तो ये हम लोग का मैप बच्चों। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहले लोकेशन समझ लिया जाए कि कौन सा झील कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उससे क्या स्पेशल फैक्ट बनते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे डल झील, मानस झील, वुलर झील, ठीक है, शेषनाग झील, शेषनाग दो बार लिख दिया गया है, यहाँ भी है, ठीक है, और अनंतनाग, अनंतनाग। ठीक, तो ये शेषनाग, अनंतनाग, शेषनाग, अनंतनाग, तो ये सब झीलें कहाँ स्थित हैं? ये सब झीलें स्थित हैं बच्चों जम्मू कश्मीर, ठीक ना, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो डल झील, शेषनाग झील, ठीक है, अनंतनाग झील, मानस झील और वुलर झील, वुलर झील। ठीक, ये मीठे पानी की झील। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग पीपीटी में जब आएंगे तो वहाँ इन सारे फैक्ट को, ठीक, हम लोग देखेंगे। ठीक, अब आगे देखें हम लोग, तो यहाँ बच्चों, यहाँ ये एरिया, ये ये एरिया ये हो जाता है बच्चों उत्तराखंड का, ठीक ना, उत्तराखंड। तो यहाँ हम इसको खींच के यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यूके, ठीक, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से कौन कौन से झील प्राप्त होंगे हमें? तो यहाँ पे बच्चों उत्तराखंड के झीलों को याद करने में बहुत समस्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं देखो पिछले क्लासेस में भी बताया हुआ हूँ कि उत्तराखंड में जो झील होते हैं उनको ताल नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे ताल नाम से जो दिखेगा सब क्या होगा? सब उत्तराखंड का होगा। तो यहाँ हम देख लें, देखो, कुरपा ताल, नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ठीक है। तो ये ताल करके जो है ये कहाँ है बच्चों? ये है यूके, यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक, अब हम लोग देखें, अब हम लोग देखें राजस्थान का पार्ट, राजस्थान का पार्ट, ये राजस्थान। और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें? ठीक, राजस्थान में कौन कौन सी झीलें? तो राजस्थान की झीलों को अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चों हमको एक साथ तीन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, लूनकरसर, सांभर और डिंडवाना, जिसमें जिसमें सांभर झील को बच्चों, सांभर झील को बहुत बार पूछा हुआ है। बात समझ में आ रही है? सांभर झील को बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये बात हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सांभर झील किस राज्य में है। तो आंसर हमारा क्या होता है? आंसर होता है हमारा राजस्थान। ठीक, अब देखें हम, अब देखें डिंडवाना सब ये हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कहाँ आ गए? तो आर जे, यानी राजस्थान, ठीक है। अब ये है एम एच, यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा झील?
लोनार झील, ठीक ना, लोनार झील। ठीक, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण उल्का पिंडों से, ठीक है, इसका निर्माण उल्का पिंडों से। ठीक, तो उल्का पिंडों से इसका निर्माण, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया क्या है? ये कर्नाटक का। कर्नाटक में कौन सा झील है? वेलांदूर झील। ठीक, और केरल, केरल में दो महत्वपूर्ण झील यार लिख दें, और ये केरला, केरला, ठीक है। तो बेम्बानाद और, बेम्बानाद और अष्टमुदी, अष्टमुदी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में देखें, ठीक ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ऐसे, आंध्र प्रदेश, तो पुलिकट झील, हुसैन सागर, निजाम सागर, ठीक है। और कोलेरू झील, जिसमें पुलिकट और कोलेरू ये बहुत पूछता है, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील कहाँ? तो चिल्का झील उड़ीसा, ठीक ना, उड़ीसा। और मणिपुर, ठीक ना, मणिपुर, यहाँ मणिपुर, तो मणिपुर में है लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील। तो ये बच्चों इतने झील के लोकेशन हमको पता होनी चाहिए। लोकेशन से अगर हम याद करने का प्रयास करेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, अदरवाइज वैसे रटने का प्रयास करेंगे तो हमारे समक्ष समस्याएं आएंगी। और मैंने यहाँ बच्चों जितने झीलों के नाम दिए हैं, ये झील, ये झील, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई काट छाट करने का प्रयास, ठीक है, आप लोग मत करना। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर मैं स्क्रीनशॉट इसका लो, फिर मैं बताता हूँ अभी कि झीलों की उत्पत्ति, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा था और मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। चलो, तो अब देखो ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब जरा एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन सुनो, बताना कहाँ, लाइव हो नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा झीलों का, झीलों का निर्माण, निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक, नहीं होता, नहीं होता, ठीक। अब यहां रहा ऑप्शन ए, प्लेट विवर्तन, प्लेट विवर्तन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी उल्कापिंड, उल्कापिंड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हिमानी, ठीक है। ऑप्शन डी पवन द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी पवन द्वारा। ई, ई चलो यहाँ लिख देते हैं भूकंप द्वारा, ठीक है। अब इसमें लग रहा होगा सर ये तो ई ऑप्शन तक आप आ गए, ठीक, आना था मुझे, रीजन था, थोड़ा सा इसको यहाँ लिया, ठीक। अब अब ये चाहे इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ ए पहला, दूसरा, ठीक, बी पहला, दूसरा, तीसरा, सी, सी 2 3 3 5, 2 3
2 3 5 और डी 1 2 1 2 3 4 5। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन कुछ चेंज करेंगे, यहाँ बस कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के द्वारा झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, किस किस प्रक्रिया के द्वारा झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन है कि किस किस प्रक्रिया के द्वारा झीलों का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ बच्चों ये देखो, इस टाइप से तुम लोग को लग रहा होगा सर बहुत कठिन क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखो। ठीक, तो वह समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखो, अब तुम लोग को करना क्या है कि किस किस प्रक्रिया के द्वारा झीलों का निर्माण होता है। क्या प्लेट विवर्तन से होता है, उल्का पिंड, या दोनों से, या तीनों से, चारों पांचों। ठीक है, कितनी प्रक्रियाओं के द्वारा, तो यहाँ मैंने ऑप्शन दे रखा है कि प्लेट विवर्तन और उल्का पिंड के द्वारा, बी ऑप्शन। ठीक है, प्लेट विवर्तन, उल्का पिंड और हिमानी द्वारा। ठीक, तो ऐसे करके दिए हुए ऑप्शन, तो ये 4 ऑप्शन है तुम लोग के सामने। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका मुझे आंसर दोगे। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दोगे कि किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा झीलों का निर्माण होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं किन किन प्रक्रिया के द्वारा झीलों के निर्माण होंगे, मैं यहाँ क्लास में तुम लोग को नहीं बताने वाला हूँ। ठीक ना, किस वजह से, इस क्वेश्चन की वजह से। कल की क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक, इसको क्लियर करूंगा और उसी समय मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कितनी प्रक्रियाओं के द्वारा झीलों का निर्माण होगा, इसमें बच्चों क्या करना है, आंसर देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे झीलों का जो स्थान है वो हम लोगों ने देखा। ठीक, क्या बोला था मैंने कि पीपीटी में आएंगे, पीपीटी में आएंगे तो वहाँ पे चीज़ों को मैं बताऊंगा। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी, सर झील कहते किसको हैं, झील कहते किसको हैं। तो सिंपल सा एक लाइन का है कि स्थल खंड का, स्थल खंड का एक ऐसा ऐसा गड्ढा युक्त क्षेत्र जिसमें जिसमें जल भरा हो, जिसमें जल भरा हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये है झील की परिभाषा। ठीक है, ये क्या है, झील की परिभाषा। तो क्या, स्थल खंड का ऐसा भाग जिसमें किसी भी माध्यम से गड्ढा हो गया हो और उस वृहद गड्ढे युक्त क्षेत्र में, ठीक है, क्या हो, जल भर गया हो, चाहे वर्षा का जल भर गया हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर है वो आके फैल गया हो। ठीक, तो ऐसे स्थलाकृति को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे झील। ठीक ना, झील। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखनी है। तो ये होता है झील का परिभाषा। खैर, झील की परिभाषा हमसे पूछने नहीं जा रहा है, परंतु अगर पूछ भी लिया तो हम बता देंगे। अब सुनो, एक हिंट मैं दे दूं कि हर वो प्रक्रिया, ठीक ना, हर वो प्रक्रिया जिससे हमारे धरातल पे एक वृहद, मध्यम, लघु गड्ढे हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी प्रक्रिया से झीलों का निर्माण होगा। ठीक, इसमें तुम लोग अब आंसर कर सकते हो। ठीक ना, बस ये दिमाग लगाना है कि किन किन प्रक्रियाओं द्वारा हमारे धरातल में गड्ढे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो गड्ढे उत्पन्न हो जाएंगे तो अब वो उसमें क्या है, वर्षा का जल आके या कॉलोनी का पानी जो है आके भर गया तो वो क्या बन गया, झील बन गया। ठीक, ये बात। तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ लोकटक झील। ठीक ना, लोकटक झील। अब देखो, यहाँ ध्यान रखना, यह उत्तर पूर्वी भारत, ठीक ना, उत्तर पूर्वी भारत। तो सर उत्तर पूर्वी भारत क्या होता है, उत्तर पूर्वी भारत यहाँ है। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, तो यहाँ पे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन है,
तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था, ठीक ना, मणिपुर में लोकटक झील। तो मैंने क्या बोला, इसका इसका जो विशेष तथ्य है हम लोग पीपीटी के माध्यम से देखते चलेंगे, ठीक है, देखते चलेंगे। अन्यथा अगर डायरेक्ट मुझे बोर्ड पे बताना हो तो फिर पीपीटी बनवाने का कोई बहुत उद्देश्य, ठीक है, रह नहीं जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, पीपीटी में ही आएंगे, ठीक है, और वहाँ से हम लोग समझा जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग पीपीटी में देखें तो लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मीठे पानी की झील बोल तो रहा है, परंतु ये कहाँ का बोल रहा है, ये उत्तर पूर्वी भारत का बोल रहा है, भारत शब्द यूज नहीं किया है, ध्यान रखना। भारत का मीठे पानी का झील मत बोल देना, वरना फिर क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये एक फैक्ट। दूसरा, यहाँ पर कुछ तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, ठीक ना, यहाँ पर कुछ तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे तैरते हुए द्वीप, अब उस द्वीप को वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, ठीक ना, मणिपुर के, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फूम डिश, ठीक ना, फूम डिश, ठीक है, फूम डिश बोलते हैं। तो अब देखो अब ये निर्माण कैसे हुआ है, जैसे देखो है क्या कि ये जो झील है, इस झील में जो मिट्टी है, मिट्टी के ठीक यानी अवसाद, ठीक, तो ये एक बड़ी मात्रा में आके वहाँ पे ये जमा हो गए हैं, ठीक ना, जमा हो गए हैं। और नीचे से जो उनका संपर्क है वो कट चुका है, गायब हो चुका है। तो वो अभी भी क्या है, अभी भी वो उस पर तैरते हैं, ठीक ना, अभी भी क्या है, इस झील में ये तैरते हैं। और इसी में एक तैरता हुआ पार्क है, ठीक ना, और वो पूरे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ। तो अब हम देखें इस बात को, तो देखो यहाँ लिखा भी है, इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ, ठीक है, नेशनल पार्क स्थित है, ठीक। अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक ना, मणिपुर की जीवन रेखा, ठीक। और यहाँ पर संघाई नामक हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो हमको हमको यहाँ पे कितनी बातें जानने को मिली, तो हम लोग को यहाँ पे जानने को मिला बच्चों, उत्तर भारत का, ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, ये पहला फैक्ट। दूसरा, तैरते हुए यहाँ पे द्वीप पाए थे जिन्हें फूमडिस कहते हैं, ठीक। दो, और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, ये भी क्या, तैरता हुआ पूरी दुनिया का एकमात्र, ठीक है। तीन, और मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं इस लोकटक झील को। चार, ठीक है, संघाई हिरन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात हम लोगों को जाननी है, ठीक। अगला देखो, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। जब कभी जब कभी आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो तमिलनाडु ऑप्शन में मिलेगा, समझ लो ना, तमिलनाडु ऑप्शन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो एग्जामिनर ने अक्सर उत्तर में किसको माना है, आंध्र प्रदेश को माना है, ठीक ना। तो यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है, ठीक है, झील है। यह लैगून अथवा अनुप झील, लैगून अथवा अनुप झील। अच्छा ये देखो, ये काफी यूनिक क्वेश्चन है, लैगून झील या अनुप झील क्या होता है, ठीक ना, लैगून झील या अनुप झील क्या होता है, ठीक है। तो अब जिज्ञासा एक है मेरे अंदर कि मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग को पता है कि नहीं, ठीक है, या इसको पता कर सकते हो कि नहीं, समझ रहे हो। तो दिमाग में आ रहा है कि होमवर्क में दे दें या बता दूं, ठीक। अ, चलो ठीक है, दो होमवर्क देते हैं। बच्चे ने बोला था कमेंट बॉक्स में कि सर कम से कम दो होमवर्क, ठीक है, दो क्वेश्चन दे दिया करिए, ठीक। चलो दो क्वेश्चन हो गए, पहला ऑप्शनल, ठीक, और यहाँ पे डायरेक्ट बताना है लैगून अथवा अनुप झील किसे कहते हैं, ठीक। कमेंट बॉक्स में मैं उत्तर दे दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक, यही पुलिकट झील, ठीक। तो ये इतनी बात, ठीक। आगे बढ़ें, बेम्बनाद झील या बेम्बा नद, ठीक है, यह कहाँ है, केरल में स्थित है। मैप में अभी दिखाए थे, ठीक है, मैप में मैंने बच्चों इसको दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ देखो बेम्बा नद, ठीक है, बेम्बा नद झील, ठीक। तो बेम्बा नद झील या केरल में स्थित लैगून झील, फिर वही बात आ गई, लैगून झील, ठीक है।
यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना, सबसे लंबी, ठीक ना, भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। इस झील में 2 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक ना, 2 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक, 2 द्वीप। अब यहाँ पीपीटी में हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है वेलिंगटन तथा वेल्लार पदम, ठीक ना, वेल्लार पदम, वेलिंगटन। तो ये बच्चों वेलिंगटन द्वीप ये पूछे जाते हैं, ठीक ना, वेलिंगटन द्वीप पूछे जाते हैं। वेल्लार पदम अगर हम छोड़ दें तो बहुत कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक, यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। नौकायन प्रतियोगिता होता है और नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, यहाँ पे प्रदान किया जाता है। ठीक, और यहीं पर ओणम नाम का, ओणम नाम का प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों एक कठिन बात हो जा रही है। ठीक है, कठिन बात हो जा रही है, यहाँ तक की बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है, ठीक ना, खारे पानी की झील है। यहाँ पर अनेक द्वीप स्थित हैं जिसमें सबसे प्रमुख नालाबान द्वीप है। यह जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। ठीक, समृद्ध क्षेत्र है। ठीक, तो अब देखो ये क्या है बच्चों, खारे पानी का झील मतलब क्या है, जिसमें सल्टिलिटी होगा, जिसमें नमक की मात्रा, ठीक है, यानी लवणता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो लवणता ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, खारे पानी की झील। ठीक है, अब यहाँ देखो वुलर झील, वुलर झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तुरंत अभी क्लास में जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था सबसे पहले यही बात बताया। ठीक है ना, तो मीठे पानी की क्या है, सबसे बड़ी झील है। ठीक ना, सबसे बड़ी झील, ठीक, सबसे बड़ी झील। तो ध्यान रखना, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की, ठीक है, ये भारत की है, समझ लो ना, यह जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत का। ठीक है, और मणिपुर में लोकटक को बताया, तो वो क्या, वो उत्तर पूर्वी भारत, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, यह झील झेलम नदी से होकर आगे बढ़ती है। यह लगभग यह लगभग 30 किलोमीटर से 260 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, इसी पर तुलबुल परियोजना, अभी ये चैप्टर आ रहा है बच्चों, ये परियोजना क्या होता है, कल से हम लोग इसको देख रहे हैं। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, लग रहा होगा सर यहाँ सागर, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, झीलों को सागर नाम भी देते हैं, झीलों को सागर नाम भी देते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद बांध पर स्थित है, रिहंद बांध पर स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है। अब कृत्रिम मतलब क्या, कृत्रिम मतलब ये कि झीलों का निर्माण मनुष्य खुद भी करता है, समझ रहे हो, झीलों का निर्माण मनुष्य क्या करता है, खुद भी करता है। ठीक, तो खुद झीलों का निर्माण करेगा तो उस झील को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल लेक, यानी कृत्रिम झील। ठीक, और ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक ना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में बनी एक बड़ी झील, बस इसका लोकेशन याद रखना है, कोई विशेष तथ्य नहीं है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना झील में स्थित एक क्रेटर झील है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना प्रांत में स्थित एक क्रेटर झील है। ठीक ना, क्रेटर झील। तो अब क्या है, ये इसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। अब उल्का पिंड से हुआ है, अब समझो, बहुत से बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि क्रेटर झील का मतलब ये ज्वालामुखी फटा, ठीक है, ज्वालामुखी फटा और ये ज्वालामुखी ऐसे फैल गया। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को ज्वालामुखी चैप्टर में बताया हुआ है कि यहाँ पे ऐसे ये मुंह इसका होता है, ठीक ना, माउथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रेटर। तो क्रेटर झील है, तो बच्चों को लगता है कि ये ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक ना, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, देखो उल्का पिंड गिरने से ये बना है, तो जब उल्का पिंड गिरेगा तो जाहिर सी बात है गोल में एक गड्ढा कर देगा, तो गड्ढा कर देगा तो कुछ इस टाइप की संरचना बना देगा ना, ये इस टाइप की संरचना बना देगा, समझ रहे हो, तो इसलिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्रेटर झील। ठीक ना, क्रेटर झील।
और निर्माण कैसे हुआ है? उल्कापिंड से। ठीक, तो यहाँ क्रेटर से ये नहीं समझ लेना है कि इसका निर्माण किससे हुआ होगा, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देंगे भाखड़ा। ठीक है, बांध के पीछे निर्मित एक विशाल झील है। तो यहाँ पे बस लोकेशन याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। उकाई तापी नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है। ठीक है, अब सांभर, लूनकरसर, पंचभद्रा, डिंडवाना, पिछोला, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद ये राजस्थान की प्रमुख लवड़ी यानी खारी झील है, जिसमें जिनमें प्रथम 4 झीलों से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये हम लोग को बच्चों याद हो जाएगा मैप से ही। ठीक है, तो जो मुख्य मुख्य बातें थी झीलों से, वो देखो मैंने यहाँ पे पीपीटी में कवर कर दिया। और झीलों का जो अध्ययन है उसको हम किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो उस विज्ञान को कहते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी या हिंदी में बोलते हैं सरोविज्ञान, हिंदी में बोलते हैं सरोविज्ञान। ठीक है, तो बात क्लियर? तो ये इतना झील का पॉइंट था। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं था। अब आ गया बच्चों बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक, अब ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या है इसको जरा तुम लोग समझो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग को सुन के लग रहा होगा बिल्कुल एकदम नई चीज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है, हम लोग इस बात को समझें। जैसे देखो बच्चों, है क्या कि ये मान लो ये एक पहाड़ी और ये है एक स्थल। ठीक है, स्थल। ठीक, अब यहाँ से निकल के आ रहा है एक, एक नदी, और ये नदी कुछ हमारे स्थल पे इस तरह से लगा बहने। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लगा बहने। तो अब देखो मनुष्य करते क्या है। ठीक है, मनुष्य करते क्या है, ये नदी ऐसे बह तो रही है, परंतु मनुष्य ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे बना दिया एक डैम। ठीक ना, यहाँ बना दिया एक डैम। ठीक है, यानी बांध। अब बांध का कर दिया निर्माण। ठीक है, बांध का कर दिया निर्माण। अब बांध का निर्माण करके ये क्या करें, यहाँ के पानी को ये रोक ले रहे हैं। और जब यहाँ के पानी को ये रोक लेंगे तो अब इससे कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। तो कुछ में क्या, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे? पहला, इस पानी को रोक के यहाँ से ये क्या करेंगे, पानी को रोक के, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे निकाल देंगे नहर, कैनाल। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे नहर निकाल देंगे, कैनाल। तो अब ये कैनाल क्या है, अब ये गांव में जाएगा। ठीक है, गांव में जाएगा, और गांव में इससे क्या होगा, सिंचाई होगा। ठीक ना, सिंचाई होगा। अब इधर ऐसे खेत वगैरह हैं, तो खेत वगैरह में क्या होता है, किसान क्या करता है, तो किसान यही करता है कि इसके अंदर ये नहर जा रही है, नहर जा रही है, तो अब इसके अंदर ऐसे पाइप डाल देता है, और पाइप डाल के यहाँ से पानी अंदर जाने लगता है। और जब पूरा सिंचाई यहाँ हो जाता है तो फिर मिट्टी से इसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से क्या है, सिंचाई। तो अब हम इसको अगर कह लें ऐसे, एक उद्देश्य की पूर्ति, अगर यहाँ पे ऐसे हम कह लें कि सिंचाई बहुउद्देशीय, बहुउद्देश्य मल्टीपर्पज। ठीक ना, मल्टीपर्पज मतलब क्या, यानी कई उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है इस परियोजना से। तो एक परियोजना कोई आई, उन परियोजनाओं के क्या होंगे, अलग अलग नाम होंगे। ठीक, तो जैसे, तो एक परियोजना मान लो कोई है, मान लो मैंने कह दिया दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक, तो इसको बच्चों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नदी घाटी, नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं, नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। तो जैसे मान लो दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो अब इससे क्या है, सिंचाई हुआ। ठीक, दूसरा दूसरा इनसे, जैसे हम लोग को मालूम है जल से विद्युत का निर्माण होता है, तो विद्युत निर्माण, तो विद्युत निर्माण हुआ।
ठीक। विद्युत निर्माण होगा तो अब क्या, अलग अलग राज्यों को विद्युत जो है ये क्या करेंगे, सेल करते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे आगे कि इस परियोजना से ये राज्य क्या है, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, दूसरा दूसरा यहाँ पे ये जो बांध रोके रखते हैं तो इसमें क्या है, और इधर पानी निकाल के, ठीक है, एक बड़ा गड्ढा क्षेत्र बनाएंगे और उसमें क्या होगा, मछली पालन, तो हम जिसको कहते हैं मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, तो मछली का पालन भी होगा। ठीक है, मछली का पालन भी होगा, प्लस प्लस नौकायन प्रतियोगिताएं भी इसमें आयोजित की जाती हैं। नौकायन प्रतियोगिता प्रतियोगिता तो ऐसे क्या है बच्चों, ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है एक परियोजना बना के। ठीक ना, एक परियोजना बना के, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज। ठीक ना, यानी कि बहुउद्देशीय, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इसको हम यहाँ पे देखते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो अब देखो ये बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें भारत के हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, 7-8 साल 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, 15 साल तक के, ठीक है, तो उसमें तुम लोग को 2-3 बार यहाँ पे क्वेश्चन 4 बार दिख जाएगा, ये समझ रहे हो। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने बोला है इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, तो हमारा आंसर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, अब कौन कौन सी उद्देश्य की पूर्ति होती है ये मैंने पीछे तुम लोग को बता दिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है अलग अलग एक एक प्रोजेक्ट को लेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, कौन कौन से राज्य इससे लाभ प्राप्त करते हैं। वरना ज़्यादा क्या होता है ना, ज़्यादा क्या होता है कि एक मान लो परियोजना, जैसे मान लो मैंने कहा दामोदर घाटी परियोजना, अब ये कहाँ किस राज्य में है, बस इसी बात को लिख दिया, हो गया। तो ऐसे कॉलम बना देते हैं, ठीक है, कॉलम बना के फिर इसके बाद से ऐसे लिखवा के छोड़ देते हैं, नहीं, इसमें जो कुछ स्पेशल फैक्ट जुड़े होते हैं ये भी हमसे पूछे जाते हैं। तो इस वजह से हमको क्या करना होगा, हमको इस बात को भी यहाँ पे कवर करना होगा। ठीक है, कवर करना होगा। तो जो भी बच्चे जेईई बन के सिंचाई विभाग में जाओगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। ठीक ना, देखेंगे ये चीज़। तो अब जेई डिपार्टमेंट में सिंचाई विभाग, ठीक ना, जेई में सिंचाई, तो अब सिंचाई में जाओगे तो अब खुद सोचो कि जेई वाले बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। बाकी बाकी रेलवे, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपीपी, एसआई, समझ रहे हो, वीडियो लेखपाल, उसमें तो मतलब कह लो कि झोंक के पूछता है। ठीक ना, बढ़िया से पूछता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो बच्चे एसएससी के हैं, एसएससी जीडी वगैरह के हैं, ठीक है, सीजीएल वगैरह के हैं, तो वो मतलब ये नहीं सोचेंगे कि हाँ सर जो है कि ये केवल जेई वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। सब लोग अपना अपना पेपर उठा के देखो, ठीक ना, सब लोग देखो क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, ठीक ना। तो कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात कैसे पता चलती है, ये बात पता चलती है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देखने से। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को उठाओ, देखो उसमें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और वो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लग रहा हो कहीं कि सर ये चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है, इसको आप पढ़ाइए, तो मैं उसको पढ़ाऊँगा, समझ रहे हो ना, पढ़ाऊँगा। तो ये बात, तो दामोदर घाटी परियोजना सबसे नंबर 1। स्वतंत्र भारत, अब देखो स्पेशल फैक्ट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक ना, स्पेशल फैक्ट ऐड हो रहे हैं ना। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर, ठीक ना, सहायक नदियों पर बांध बनाकर, ठीक है, बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया। ठीक, चलो आगे देखिए, यह परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की नकल पर, ठीक ना, किसकी नकल पर, वहां पे जो परियोजना चलता है, एक परियोजना का नाम है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है, तो उसी के नकल पर आधारित है, ठीक ना। तो अमेरिका के नकल पर आधारित है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। तो अमेरिका का नकल मतलब क्या है, अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी, उसी के नकल पर आधारित है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक, हालांकि नकल शब्द यूज करना बहुत
उचित नहीं है, परंतु बच्चों, परंतु ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, समझ रहे हो, ऐसा लिखा हुआ किताबों में, गूगल करोगे तो हो सकता है ये वर्ड जो मैं बता रहा हूँ ये तुम लोग को मिल जाए, ठीक ना। तो इस परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है, ठीक ना, राज्य में है। इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1948 को की गई थी। यहाँ पर प्रमुख ताप गृह यानी कि विद्युत गृह, ठीक ना, विद्युत गृह स्थापित हैं, ठीक, जैसे बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुरा, ठीक ना, चंद्रपुरा। अब देखो कुछ भी इसमें काटना छाटना नहीं है, समझ रहे हो, कुछ भी इसमें बच्चों काटना छाटना नहीं है, ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक ना। तो क्या है, क्या बिजली विभाग में नहीं जाएंगे, जाएंगे ना, ठीक। तो तापगृह स्थापित किए गए हैं, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर, ठीक ना, चंद्रपुरा, ठीक। आगे देखें। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, यह सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक। तो पहली बात, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक, सतलज नदी पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ठीक ना, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बांध, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या है, यहीं पर बनाया गया है, ठीक ना। तो गुरुत्वीय बांध मतलब क्या है, इस बांध का निर्माण ऐसे किया गया है कि भूकंप वगैरह से ये क्या हो, टूटे ना, ठीक ना, टूटे ना। भूकंप आया, अगर टूट गया तो फिर अंदाजा लगा सकते हो कितना जो है कि जान माल का नुकसान होगा, समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यहीं पर निर्मित किया गया, ठीक। अब इस परियोजना, यहाँ क्या ध्यान देना, पहला बात ध्यान रखना है परियोजना का नाम, दूसरा बात ध्यान रखना है भाई किस नदी पर है, तीसरा बात ध्यान रखना है इस परियोजना से कौन कौन राज्य लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक ना, तीसरी बात। और चौथी बात, इसके अलावा कुछ अदर, इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट अगर हम लोगों को मिल जाते हैं, ठीक ना, तो हम लोग को वो बात भी क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक। तो 4 बात हम लोग को देखनी है, तो 3 तो इंपॉर्टेंट है, चौथा कुछ अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर ये 3 बात तो होंगी, ठीक। तो आगे देखें। इस परियोजना से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक ना, लाभ प्राप्त करते हैं। अब इसी बांध के पीछे मानव निर्मित गोविंद सागर झील, ठीक ना, स्थित है, ठीक। यह परियोजना मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में स्थित, ठीक ना, कहाँ स्थित है बच्चों, तो हिमाचल प्रदेश में। तो क्या हमने देखा कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर, सतलज नदी पर, पहला तो परियोजना का नाम, दूसरा सतलज नदी पर, तीसरा किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। और कौन कौन से राज्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो ये इतने राज्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर, लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, तो मान लो विद्युत का निर्माण किया, तो अगर विद्युत का निर्माण किया है, ठीक है, विद्युत का निर्माण किया है तो क्या होगा, तो विद्युत का निर्माण अगर हमने किया है तो ये विद्युत एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या होगा, जाएंगे। नहर निकाले हैं, ठीक है, नहर निकाले हैं, तब क्या होगा, तो नहर कैनाल जो है वो भी क्या होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये राज्य भी लाभ प्राप्त करेंगे। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, चलो। तो अब देखते हैं बच्चों हीराकुंड परियोजना, ठीक है, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना मतलब हीराकुंड बांध परियोजना। अब ये किस नदी पर स्थित है, तो बच्चों महानदी, नदी वाले चैप्टर में याद करो, ठीक है, महानदी पढ़ाया मैंने, ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा। तो राज्य कौन हो गया, उड़ीसा, ठीक ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित यह भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना से उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ठीक ना, झारखंड राज्य क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। हीराकुंड बांध की विशेषता क्या है, तो यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक ना, कितना लंबा है, 4801 मीटर, यानी कि हम कह लें कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर, ठीक ना, 4 किलोमीटर 800 मीटर, तो सीधा सीधा समझ में आ ही रहा होगा, 4800, ठीक है, मीटर, ठीक। तो ये इसकी लंबाई है, और छोटा लंबाई नहीं है बच्चों,
समझ रहे हो? 4800 मीटर लंबाई छोटा नहीं है, बड़ा लंबाई है, बहुत बड़ा लंबाई, विश्व का सबसे लंबा बांध है ये, ठीक ना, सबसे लंबा बांध। ठीक, आगे देखें तो यहाँ देखिए टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, इस बांध का निर्माण भागीरथी और भीलांगना नदी, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर किया गया है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और ये जो बांध है, इसी बांध के पीछे, ठीक है, एक जलाशय है, ठीक है, जलाशय जिसको राम तीर्थ सागर, ठीक है, राम तीर्थ सागर कहते हैं। अब परियोजना कहाँ हो गया, परियोजना हो गया उत्तराखंड में, नदी हो गया भागीरथी और भीलांगना, और इससे अब लाभ प्राप्त कौन कौन करेगा, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक ना, उत्तराखंड। अब नर्मदा घाटी परियोजना, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, तो याद आना चाहिए कि नर्मदा नर्मदा नदी, ठीक है, मैंने बताया हुआ है नर्मदा नदी को, ठीक, कि ढाल के विपरीत बहती है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक। तो नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी ये अब कहाँ, गुजरात, ठीक ना, गुजरात पर। तो प्रोजेक्ट का नाम नर्मदा घाटी परियोजना, स्टेट कौन हो गया, गुजरात, ठीक है, स्टेट गुजरात, और नदी नर्मदा, ठीक है। लाभ कौन कौन प्राप्त करेगा, लाभ कौन कौन प्राप्त करेगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान, ठीक है। और यहीं पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक। तो इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है तथा मध्य प्रदेश में क्या बनाया गया है, नर्मदा सागर। क्यों मध्य प्रदेश में, कैसे, तो भाई वहीं से निकल के तो आ रहा है ये, ठीक ना, वहीं से तो निकल के आ रहा है, मैप में सारी बात बता चुका हूं मैं, ठीक। इसके विरोध में 1989 में नर्मदा बांध बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, ठीक ना, आंदोलन शुरू किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नर्मदा बांध बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें मुख्यतः 3 लोग शामिल थे। तो सबसे जो फेमस नाम है वो कौन है, मेधा पाटकर, ठीक ना, और अरुंधति राय। हालांकि हम लोग को छांटना नहीं है, ये तीनों नाम एकदम अनिवार्य रूप से हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो अरुंधति राय, मेधा पाटकर और बाबा आमटे, ठीक, ये 3 लोग आंदोलन शुरू किए थे। अच्छा, अब लग रहा होगा कि सर इससे तो लाभ होता है, फिर लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे। अब खुद दिमाग लगाओ कि आंदोलन क्यों करेंगे, ठीक। आंदोलन इसलिए होगा कि जब बांध बना के, डैम बना के क्या करते हैं, पानी को जब रोक लेते हैं, तो इससे क्या है, इससे बच्चों धरातल पे काफी वेट पड़ता है, समझ लो ना, धरातल पे क्या है, काफी वेट पड़ता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि कभी कभी ये बांध टूट जाते हैं, और जब टूट जाएंगे तो क्या होगा, पूरे गांव के गांव, शहर को क्या करेंगे, ये तबाह कर देंगे, ठीक। ये एक बात। दूसरी बात, जब ये परियोजनाएं निर्मित होती हैं, ठीक ना, जब ये परियोजनाएं निर्मित होती हैं, तो ये बात याद रखना कि आइट साइड के जितने गांव के लोग हैं, ठीक ना, सबको क्या किया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, घरों को तोड़ दिए जाते हैं, वृक्ष वगैरह जो है सबको क्या है, सबको काट देते हैं, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या है, इससे नुकसान होता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है, और जो मनुष्यों का पलायन हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, अपना मूल स्थान छोड़ के वो किसी और स्थान पे चले जाते हैं, तो ये भी एक समस्या है। तो ये समस्याओं की वजह से ही क्या हुआ, इन 3 लोगों ने आंदोलन शुरू किया था नर्मदा को बचाने के लिए, नर्मदा के बांध को बचाने के लिए, ठीक। तो आगे देख ले, देखो मैं यही बात कह रहा था बच्चों, ठीक ना, यही बात कह रहा था कि बस ज़्यादा क्या होता है, ऐसे बना के, ठीक है, ऑफलाइन में अक्सर ऐसा होता है ना, ऑनलाइन में तो ज़्यादा ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देते हैं, ठीक ना, मगर ऑफलाइन में अक्सर ऐसे ही बना के टीचर पढ़ा के, ठीक है, निकल लेते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। तो ऑफलाइन भी हो चाहे ऑनलाइन, ठीक ना, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, जी अब ये वीडियो ऑफलाइन के बच्चे भी कुछ जो है मेरे वो देख रहे होंगे, पढ़ने के बाद भी, जैसे उनको जब भी कुछ भूलता है ऑफलाइन में, तो वो ऑनलाइन में, ठीक है, क्या करते हैं, वो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं उन्हें, फिर क्या होता है, ठीक है, रिमाइंड हो जाता है। तो उन लोगों को मैंने ऐसे ही पढ़ाया हुआ, ये नहीं ऐसे कॉलम बना के पढ़ा के निकल लिया ना, ऐसे नहीं पढ़ाया। जो लोग मुझे ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको ये पता भी चल रहा होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ठीक ना।
तो ये बात, तो परियोजना, नदी और लाभ प्राप्त करने वाले राज्य, ठीक है। तो यहाँ 3 दिख रहा है, ठीक। तो अब देखो बच्चों, यहाँ जो मैं कुछ कुछ पे मैं टिक मारूंगा, उसको एकदम किसी भी कीमत पे गलत नहीं करना, ठीक ना, गलत नहीं करना। अब देखो बात को समझना, थोड़ा बात को समझना। अब यहाँ एक एक परियोजना का नाम लेके किस नदी पर है और लाभ प्राप्त करने वाले राज्य, समझ, लाभ प्राप्त करने वाले राज्य। अब इतना बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा इसमें विशेष बात बता नहीं रहा हूँ कि मुझे जो है बोलने की जरूरत हो। मैं यहाँ पे कुछ टिक मारूंगा, ठीक ना, टिक मारूंगा और उसके बाद से क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक। तो जैसे जैसे बगलीहार परियोजना, ठीक ना, बगलीहार परियोजना चेराब नदी पे, ठीक है, और जम्मू कश्मीर राज्य इससे लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक ना, जम्मू कश्मीर को लाभ प्राप्त होता है, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बगलीहार किशन गंगा परियोजना, ठीक ना, किशन गंगा परियोजना, ये किशन गंगा नदी वहाँ पे और जम्मू कश्मीर राज्य क्या करेगा, लाभ प्राप्त करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये महत्वपूर्ण है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक ना। तो रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी और कहाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश। तो इसको भी, इसको टिक कर दिया। और ये दुलहस्ती परियोजना, ठीक ना, दुलहस्ती परियोजना केन बेतवा लिंक। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये 5 पॉइंट बच्चों तुम लोग को किसी भी कीमत पे गलत नहीं करने हैं, समझ रहे हो ना, ये 5 पॉइंट गलत नहीं करने हैं। इसको क्या करना है, तैयार रखना है। और इसके पहले जो पीपीटी में मैंने बताया है पॉइंट, वो सब भी क्या करने हैं, वो सब भी हम लोग को तैयार रखने हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो ये हम लोग का बच्चों आज का क्लास खत्म होता है, ठीक है। और हम लोग कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। परंतु परंतु मैंने 2 क्वेश्चन बच्चों दिए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हैं। उस 2 क्वेश्चन का तुम लोग आंसर मुझे देना, ठीक है, आंसर मुझे देना। तो देखते हैं कि कौन क्या बताता है, ठीक। तो क्लास को बच्चों यहीं पर रोकते हैं और फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक।